अब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, एनसीईआरटी में चैप्टर 4 में है ये आपका। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ने से पहले कुछ बात सब है जो कि आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर, इससे पहले वाले चैप्टर में आप ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा सा जस्ट आइडिया दे देते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब सीधे आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अगर शुरू कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए, दुनिया में बहुत सारा एलिमेंट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गैसेस में, मेटल्स में हो गया आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। उसके बाद नॉन मेटल्स हैं, कार्बन हो गया, हीलियम हो गया, मेटल, नॉन मेटल, गैसेस, जितना सब भी है ये सब क्या है, एलिमेंट। हम लोग को अब तक 118 एलिमेंट मिल चुका है। जो पीरियडिक टेबल आप देखे होंगे, पीरियडिक टेबल में जो है सबका एटॉमिक नंबर, मास, ये सारा चीज़ें उसमें लिखा हुआ है। और एटॉमिक नंबर आपको जो है याद रखना पड़ेगा। तो 118 एलिमेंट है अपने पास। अब उन सब एलिमेंट्स को नंबर दिया गया उनके एटम के हिसाब से कि उनके एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना उसका नंबर। जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन एक एलिमेंट है अपने पास, गैस है ना, नाइट्रोजन गैस, ये एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 हो गया। बात समझ रहे हैं? एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ये सब चैप्टर 3 में है। इससे पहले वाले चैप्टर में। तो उस चैप्टर में हम तफ्तीश में बात किए हुए हैं, आप उसको देखिए। फिलहाल के लिए क्या है कि यहाँ पर जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं कि एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हो गया उसका एटॉमिक नंबर। करेक्ट। सिमिलरली अगर मान लेते हैं मेरे पास एक एलिमेंट है फेरस, आयरन, इसके एटम में 26 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक, एटॉमिक नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं। आपको 1 से लेकर के 30 तक में जितना एलिमेंट होता है उन सब का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। जैसे हमको याद है हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो हर एटम में जो है 3-4 शेल होता है, KLMNOP, 7 सेल होता है हमारे पास। ठीक है, तो सातों सेल में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वो भी पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। ठीक, यहाँ पे हम उतना तफ्तीश में बात नहीं कर सकते। अगर उस पर बात करेंगे तो फिर ये चैप्टर कब पढ़ेंगे, बात ये है। ठीक है, फिलहाल सिर्फ हम आपको थोड़ा बहुत जो है ऊपर बता देते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं नाइट्रोजन का ही बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 7। 7 सेल है, तो 7 सेल में से पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए, फिलहाल के लिए सिर्फ ऐसे बता देते हैं कि आप कैसे जो है पहले सेल में और दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। तो पहले सेल में हमेशा आप 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अगर 2 से कम है तो ठीक है, अगर 2 से कम नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा रखना पड़ेगा। उसके बाद वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इसके बाद वाले सेल में, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम रख देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 10। एटॉमिक नंबर कितना है, 7। एटॉमिक नंबर 7 होने का मतलब हो गया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसलिए दूसरे वाले सेल में हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन रखने से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो जाता है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ। और नाइट्रोजन में कितना नंबर ऑफ सेल है, 2 है, K और L। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं हम फास्फोरस का बात करते हैं, फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो उसमें पहला सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ही, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 ही रख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, बाकी कितना बचा सर, 13, तो यहाँ पे 13 रख दिए, नहीं, गलत है। एक सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला सेल को छोड़ के, पहला सेल हमेशा 2 से शुरू होगा। 2 इलेक्ट्रॉन रखे, 2 के बाद दूसरे वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 8। कितना हो गया टोटल, 10। बचा कितना है, 5 रख देंगे। तो फास्फोरस में 3 सेल हुआ, और 3 सेल में पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल हो गया ना 8 + 13 तो 15। तो लास्ट वाले शेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करें अभी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तो पहले सेल में 2 रखेंगे, ठीक है, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में
फिर 8, कितना हो गया टोटल, 8 8 16, 2 18, लास्ट वाले सेल में 2, 18 और 2 20। मैक्सिमम 8 तक रख सकते हैं, ठीक है, इसमें 8 रख सकते थे, लेकिन 8 रखने से तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 2 10 7 18, 18 8 26, 26 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं अपने पास, 20 ही है, 20 पुराना है, तो 2 8 8 2 रख देंगे। इस तरीके से जो हम लोग कन्फिग्रेशन लिखते हैं सिंपल वे में, अगर देखा जाए तो सिंपल वे में ऐसे लिख दें। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। जो लास्ट वाले शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो स्टेबल कैसे होंगे, कोई भी एलिमेंट स्टेबल कैसे होगा, तो स्टेबल होने के लिए ऑक्टेन लॉ काम करता है। ऑक्टेन लॉ क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल है जबकि उसके लास्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टेन लॉ, क्योंकि इसमें 8 से रिलेटेड जो है बात हो रहा है। ऑक्टेन लॉ क्या मतलब हुआ, ऑक्टेन लॉ ये कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होगा जबकि उसके लास्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जब ऐसा होगा तो वो एलिमेंट स्टेबल है। फास्फोरस है क्या स्टेबल, नहीं है। कैल्शियम है क्या स्टेबल, है, क्योंकि कैल्शियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना है, 2 है। किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 या 8 है तो वो स्टेबल है, ठीक है। तो कैल्शियम अपना स्टेबल है। किसी और को चेक करें, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ऑक्सीजन है 8, तो इसका कितना कन्फिग्रेशन बनेगा, पहला में 2, उसके बाद 8 रख सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही है, तो यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा, तो 6 2 8 हो जाएगा टोटल। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना रहा, 6 रहा। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो क्या ये स्टेबल है, नहीं है स्टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टेबिलिटी हम लोग पता करते हैं। तो आपको देखिए स्टेबल होने के लिए किसी एलिमेंट को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। जैसे मान लेते हैं मेरे पास नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, इसका कन्फिग्रेशन बना था 2 5, तो ये स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए लास्ट वाले शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 2 या 8 तो यहाँ पे है नहीं, तो ये स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल होने के लिए ये क्या कर सकता है, या तो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेने से इसका कन्फिग्रेशन बन जाएगा 2 8 बनेगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन लिया, 5 3 8, 2 8 बन गया, तो स्टेबल हो जाएगा। या फिर किसी को ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, ऐसा, या तो 3 ले ले किसी से या फिर 3 दे दे किसी को, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 2, है ना। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो भी स्टेबल है। बात समझ पा रहे हैं। तो स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़े, ध्यान से सुनिए, किसी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़े उतने इलेक्ट्रॉन को उसका वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 3। अभी और जैसे कि मेरे पास मानते हैं फास्फोरस है, फास्फोरस से 15 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका कन्फिग्रेशन बनता है 2 8 5। बताइए क्या ये स्टेबल है, नहीं है स्टेबल। स्टेबल होने के लिए क्या कर सकता है, ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सेम वही बात है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा लास्ट में, स्टेबल हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा लास्ट में, फिर से स्टेबल हो गया। तो इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 3। किसी और का जैसे मान लेते हैं फेरस है अपने पास 26, 2 8 8 कितना हो गया, 8 2 16 2 18, 18 और 8 26, ये पहले से ही स्टेबल है, ठीक है। कैल्शियम का बात कर ले, कैल्शियम भी स्टेबल है अपने पास। फ्लोरीन का बात करते हैं, ठीक है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें लिखा है 2 7, है ना। फ्लोरीन लेते हैं एक और अभी आपको बताते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, 2 6 इसका कन्फिग्रेशन बनेगा। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन, अगर ये किसी से लेता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेने से स्टेबिलिटी आ जाएगा, यानी तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना पड़ेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो भी स्टेबल हो जाएगा। 4 देने से लास्ट में 2 बच जाएगा, ऑक्टेन पूरा। और 2 लेने से लास्ट में जो है 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो भी ऑक्टेन पूरा। तो आसान काम कौन सा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना है फिर 4 इलेक्ट्रॉन देना। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना आसान है, इसलिए इसका जो वैलेंसी होगा 2 होगा। बात समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो इस तरीके से हम लोग वैलेंसी पता करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन लेने या देने से जो रिएक्शन होता है, ठीक है, तो रिएक्शन जो होगा तो वहाँ पे बॉन्डिंग बनेगा, उस बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं
आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। और उस तरीके से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड। एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। Na सोडियम, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, Cl क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 2 8 1, इसका बनेगा 2 8 7। तो इसका वैलेंसी कितना होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो लास्ट शेल में कितना बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि ये वाला शेल तो गायब हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब बच गया लास्ट शेल में तो ये हो गया स्टेबल, ठीक है। यानी तो कोई दूसरा तरीका ये है कि ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो भी स्टेबल हो जाएगा। तो आसान काम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे देना, यानी कि इसका वैलेंसी 1, ठीक है। क्लोरीन का वैलेंसी, इसका लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ पे 8 हो जाएगा पूरा, या नहीं तो फिर 5 किसी को दे दे, 5 दे देने से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो भी ऑक्टेन पूरा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना आसान है, इसलिए इसका भी वैलेंसी कितना है, 1 है। यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है ना। वैलेंसी दोनों का पता चल गया। तो अब देखिए ये दोनों आपस में रिएक्शन कैसे करता है। तो ये देखिए सोडियम है अपने पास, यहाँ पर सोडियम का आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। उसके बाद क्लोरीन का आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब देखिए क्लोरीन का कैसा हिसाब हो गया, क्लोरीन का बन गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इतना तो था ही, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया 8। तो इसका जो आखिरी सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8 है, उसका हो गया ऑक्टेन पूरा, ठीक है। सोडियम का क्या हुआ, सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास 2 8 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 8 का मतलब आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहा, 8, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये नेगेटिव, Na+Cl-, ऐसा बन गया। साल्ट का ये फार्मूला है ना, जो नमक हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसका जो है ये फार्मूला है NaCl। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन का लेन देन से ये कंपाउंड बना, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयन्स बना है, ये जो Na+ हुआ ये होता है कैटायन, इसको बोलते हैं कैटायन, और ये जो Cl- हुआ ये बना एनायन, ठीक है, कैटायन और एनायन, कैटायन एनायन, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड का, तो आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, एटॉमिक बॉन्डिंग जो है वीक होता है, एटम्स का आपस में बॉन्डिंग वीक होता है, जिसके कारण कि आयन्स बनता है, इलेक्ट्रॉन्स लेन देन होता है ना, इलेक्ट्रॉन देने के लिए और लेने के लिए एटम्स का बॉन्डिंग जो है वीक होना ज़रूरी है, तभी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे और ले सकते हैं। तो इसके कारण आयन बनता है, और आयन बनने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्जेस फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो चार्जेस को फ्लो होने के लिए एटॉमिक बॉन्डिंग को जो है वीक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में एटॉमिक बॉन्डिंग वीक होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है। नमक जो है NaCl वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इसी तरीके से और भी जो आयनिक कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। या तो वो मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ स्टेट में होना चाहिए, या फिर सॉल्यूशन के रूप में होना चाहिए। तो इन दोनों रूप में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक। उसके बाद मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। अब मॉलिक्यूल और आइटम ये दोनों अलग अलग चीज़ है, सेम चीज़ नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बना, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस को जो है हम लोग एटम कहते हैं, एटम के अंदर में न्यूक्लियस है, एटम्स बहुत सारा आपस में मिलेगा तो जाकर के मॉलिक्यूल बनता है, ओके। तफ्तीश में हम दूसरे चैप्टर में बात किए जैसा कि हम बताएं, उसको आप जाकर देखिए प्लीज़। फिलहाल तो मॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम देख लीजिए, कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और लार्जली ये नॉन कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, और इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। आयनिक कंपाउंड में हाई था, इसमें लो था, जस्ट अपोजिट ही है थोड़ा सा, ठीक है।
अब देखिए आपको हम बताते हैं कि कैसे जो है कोवैलेंट कंपाउंड बनता है, ठीक है। कार्बन में कैसे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, ठीक। जैसे मान लेते हैं एक कंपाउंड है मेरे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है, यानी कि इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन का आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है। इसको ऐसे नहीं तो अब कोवैलेंट कंपाउंड का एग्जांपल देखिए, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है ना। देख लीजिए ऑक्सीजन का 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, 2 6 लिखता है, कार्बन का 6 होता है तो 2 4 लिखता है। तो इसका आखिरी शेल में 4 है और इसका आखिरी शेल में 6। इधर जो है देखिए आपका कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन हम दिए हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 6, और यहाँ पर भी 6। अब ऑक्सीजन क्या करता है, जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ेगा तो ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऐसे, तो इसका ऑक्टेन पूरा हो गया है ना, 2 4 6 और 2 8। उसी तरीके से जब इस ऑक्सीजन को ज़रूरत पड़ेगा तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरीके से। तो अब इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 4 6 8। इसका भी ऑक्टेन पूरा, इसका भी ऑक्टेन पूरा। कार्बन क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 2 6 2 8, तो कार्बन का भी ऑक्टेन पूरा हो गया। बात समझ पा रहे हैं? ये होता है शेयरिंग। H2O, ठीक है। तो H2O में कैसे बनता है देखिए, ऑक्सीजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर ली। हाइड्रोजन के लास्ट में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो उसमें एक ही शेल होता है और एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा उसका एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को अपना एक ऑक्टेन पूरा करना है तो ये क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेन पूरा। उसी तरीके से यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा, तो उसका भी ऑक्टेन पूरा हो गया। जब ऑक्सीजन को ज़रूरत पड़ेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं, साथ में क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया 7, और उस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा 8। इस तरीके से ऑक्सीजन का भी जो है ऑक्टेन पूरा हो जाएगा। बात समझ रहा है, 2 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो ये बना बॉन्ड, और इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड बना, तो जो स्ट्रक्चर हो गया वो ऐसा हो गया H H, ये हुआ H2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, ठीक। एक और लास्ट एग्जांपल बता देता है। CH4, तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के लास्ट में 1। उसी तरीके से एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन था ना, इसलिए 4 हाइड्रोजन रख दिए। तो ये देखिए इस हाइड्रोजन को अपने ऑक्टेन पूरा करना है तो इसके साथ में शेयरिंग कर लिया, यहाँ पर ऐसे शेयरिंग हो गया, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, चारों हाइड्रोजन का ऑक्टेन पूरा हो गया। जब कार्बन का बात हुआ तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो है, 5 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, मतलब एक इसका ले लिया 5 हुआ, एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया 6, एक यहाँ से 7, एक यहाँ से 8। तो इस तरीके से जो है चारों हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में साझेदारी चलता है, शेयरिंग चलता है। अब इसका बॉन्डिंग कैसे बनेगा, तो बॉन्डिंग देखिए, इधर में एक बॉन्ड बना, इधर में एक बॉन्ड बना सिंगल बॉन्ड, इधर में सिंगल बॉन्ड बना और इधर में सिंगल बॉन्ड बना, तो ये रहा CH4 मीथेन, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन का, क्योंकि कार्बन जो है ज़्यादातर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है, ठीक है, इसलिए कार्बन का जितना भी कंपाउंड है उसका सारा कंपाउंड मोस्ट ऑफ देम कोवैलेंट कंपाउंड्स है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम रखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड है। आप जितना भी चीज़ देख लीजिए आपके आसपास में, सुबह से लेकर के शाम तक या फिर अभी तक जब आप पढ़ने बैठे हैं, कोई भी चीज़ का आप नाम ले लीजिए, जो चीज़ आप यूज़ करते हैं उसमें कार्बन मौजूद होगा ही होगा किसी न किसी रूप में, ठीक है।
तो कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड है, इसलिए उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो कार्बनिक कंपाउंड के बारे में ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। और उसको समझने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो कोवैलेंट कंपाउंड था। कोवैलेंसी क्या होता है? कोवैलेंसी का मतलब हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है ना इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट आपका इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया इस चैप्टर के लिए।